जी नहीं। हेलो, मैं प्रकाश मकन सिंह बंडोड़, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश, टाइगर फोर्स। जिस तरह से हमारे देश के विकास के लिए लोकसभा में बजट पारित होता है, हमारे प्रदेश के विकास के लिए हमारे विधानसभा में बजट पारित होता है, उसी तरह हमारे गांव के विकास के लिए भी ग्राम सभा में बजट पारित होना चाहिए। जिस तरह हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो मतलब कृषि के लिए ग्राम सभा में बजट पारित होना चाहिए, शिक्षा के लिए ग्राम सभा में बजट पारित होना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए ग्राम सभा में बजट पारित होना चाहिए। तभी हमारा देश का विकास होगा, मतलब ग्राम का विकास होगा, तभी हमारा देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उड़ीसा के ठीक है, मैं इधर हरियाणा से मदन पाल और पंच इंद्री से, और मैं इस पंचायती राज के बारे में जो कैसे हमारे प्रतिनिधि शक्तिशाली बने। हर एक पंचायत की समस्या ये है कि मैं बीडीओ से दुखी हूँ, मैं पंचायत सेक्रेटरी से दुखी हूँ। क्यों ना एक ऐसा डेमो लिया जाए जो इससे एक हटकर हो, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट पे या किसी ब्लॉक को एक सारे के सारे को फ्री हैंड किया जाए, यानी जो अफसरी जो पावर है उससे दूर रखा जाए, और उस पंचायत को सारा का सारा फंड डायरेक्ट दिया जाए, और पंचायत को देखा जाए उस ब्लॉक को कि इसने कितना अच्छा कार्य किया है। उसके ऊपर सेंटर के अथॉरिटी हो, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की। इससे हमारा ये पता चलेगा अगर इस ब्लॉक की इस पंचायत ने ये अच्छा कार्य किया है तो धीरे धीरे उसको स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाए। धन्यवाद। दूसरा, आप मुद्दों को और लिखित स्वरूप में है तो आप इसको सुझाव पेटी में डाल सकते हो। एक ये जो हमारी पंचायत होती है, जैसे हरियाणा में होता है, हरियाणा में ग्राम पंचायत फैसले करती है, लेकिन कई फैसले ऐसे होते हैं कि वो कोर्ट में चैलेंज हो जाती है, लेकिन इन फैसलों को भी सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से मान्यता मिले ताकि वो झगड़े कम हो और कोर्ट का समय बचे। तीसरा, ये जो हमारे ये पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, इनको ये जो हमारा विभाग है, जैसे हमारा शहरी निकाय में 18 और अपने जो गांव के निकाय 29 हैं, इनमें जो भी डिपार्टमेंट है इनसे जोड़ा जाए। जैसे फिशरी है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इनमें क्या आता है, कितनी सब्सिडी आती है। मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल से बता रहा हूं कि 13 करोड़ की सब्सिडी वापस गई। वो क्यों गई? क्योंकि पंचायत को पता ही नहीं, इसका डिस्प्ले नहीं है। इससे भी इन मेंबरों को जोड़ा जाए और वो इन कार्यों को देखे कि ताकि कोई भी सब्सिडी वापस ना आए। सरकार को और जो ये हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, इनमें एक कोऑर्डिनेटर रहे, कोई किसी के विरुद्ध ना रहे और ज्यादा से ज्यादा विकास हो। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद भैया। एक एक राज्य से प्रतिनिधित्व करते हुए ये उड़ीसा के हमारे साथी काफी सुबह से जो बोल चुके हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगा। ठीक है, हमारा जो 73 अमेंडमेंट हुआ, इसमें ग्राम पंचायत के तो वही एक चीज मिल गया जो एक निर्दिष्ट समय में 5 साल के अंदर चुनाव होता है। पहले जो मनमानी चलता है, अभी भी कुछ स्टेट में है जो मनमानी होता है, 10 साल में होता है, 5 साल में होता है। जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में होता है, ऐसा पंचायत को 5 साल में इलेक्शन होने का मसद मिल गया है। लेकिन एक चीज इसमें नहीं मिला, स्टेट इलेक्शन कमीशन जैसे होता है, ऐसा स्टेट में भी एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, जिसके बावजूद ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए गवर्नर के हाथ से या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, जिसका हाथ में फंडिंग का व्यवस्था रहता होगा, जो वही वो फंडिंग इसके अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही पंचायत में, नगर पंचायत में या कोई मिडिल पंचायत में जो होता है, तो ग्रामीण विकास में वो सहयोग हो सकता है। और एक चीज है, जो हमारा पंचायत लेवल का आदमी है, उसका चुनाव में सुधार होता है, उसका पावर में सुधार होने के लिए होता है, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम में होना चाहिए। और ये इलेक्शन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा एजुकेशन का शेष बैठा करके उसी से पैसा लेकर के डेवलपमेंट किया जाता है। ये चुनाव में ये वार्ड मेंबर का, पंचायत समिति का मेंबर का, जिला परिषद का मेंबर का, इसका हाथ से पैसा खर्च करके नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से पैसा उसको फंडिंग करके उसी पैसा से उसको करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे ही हो जाता है, मसल्स पावर से और मनी पावर से पावर हाथ में टान लेता है। और जो सही आदमी है, बिना करप्ट आदमी होता है, उसका पास पैसा नहीं होता है, कि उसका पास मसल पावर नहीं होता है, तो वो शासन में नहीं आ सकता है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ही योजना कराने से अच्छा ही होता। और डेवलपमेंट के बारे में डेवलपमेंट कमिश्नर भी पंचायत लेवल में बनाना चाहिए, जिसका हाथ में वो डेवलपमेंट के लिए सारे जिम्मेदारी
रखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी और जिम्मेदारी किसके हाथ में नहीं है, वो बंटवारा होके होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हाथ में चला जाता है तो जो गवर्नमेंट रहता है उस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसका हाथ में रहते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो चाहते हैं उसको इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अगर और दूसरी किसी का हाथ में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता तो अगर कोई दूसरी पार्टी ऑपोजिशन पार्टी है तो उसका काम कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए जो निरपेक्ष होना चाहिए, किसी एक दल का नहीं होता है, सब दल के गवर्नमेंट से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए और वो डेवलपमेंट देखने से स्टेट में पंचायत राज का डेवलपमेंट होता है। केरल से कोई हमारे महिला साथी बात करेंगी। Sir, myself Lishma, coming from Kerala, working as a Gram Panchayat member. Yes, sir. Sir, actually I'm coming from a hilly Panchayat where land mining is the biggest issue. Actually, I was thrown into local self-administration when I was studying for my post-graduation. Then I was not aware of the gravity of the issue as it is. But now I came to the matter that all political leaders or all political parties, and I am very sorry to say that including ours as leaders are under the influence of land mafia. So what I want to suggest is that a kind of environmental integrity analysis, just as environmental impact analysis in the case of industries, have to be implemented in party and parliamentary posts. And those persons who are alleged in the hand of land mafia or those stands are in favor of land mafia have to be excluded from party or parliamentary posts, and which will be good for our organization when as far as our elections are soon to come. Thank you. Thank you. एक साथी हमारे बीच 30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर बाद में दूसरा एक साधन, छोटा साधन लेने के बाद बस में बैठ के यहाँ पर आया हुआ है, तो आदिवासी के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर बात करेंगे। हाँ, हमारा ऐसा दिक्कत है हेलो कि हम बहुत जंगल में रहने वाले हैं और कई वर्षों से हम जमीन जोत के खा रहे, और 2005 का और 2006 का कायदा बना हुआ है, तो हमारे को ऐसा लगा कि बहुत अच्छे दिन आ गया, इतने वर्षों से हम टक्कर ले रहे हैं और अभी हमारा काम सीधा हो जाएंगे ऐसा हमारे को लग रहा था, लेकिन अभी तक हमारा खेती का पट्टा नहीं हो रहा है। बार बार हम ग्राम सभा लेके ठहरावा दे के हम प्रस्ताव भेजते रहते, ग्राम सभा का कोई मान्यता नहीं, और बार बार हम इतने 3 घंटे का पैदल जाना आना करते, जलगांव जामुन तहसील है, वहाँ पर हमारे को जाना पड़ता, इतने दिक्कत से जाना पड़ता, लेकिन तो भी हमारे को बार बार करना पड़ा और जाएंगे, लेकिन अभी हमारा काम हो जाना चाहिए। और अच्छे दिक्कत तो बहुत है, समस्या इतना कहना चाहता हूँ। और ये फॉरेस्ट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो अभी I am Professor Palani Durai from Gandhigram, Tamil Nadu. In the whole range of governance, everybody has got discretion to allot funds, excepting people. If in the manifesto, Rahulji includes the discretionary funds of the Gram Sabha, this is a people's fund, at least 10 lakh rupees to each Gram Sabha. Giving such a kind of sanction, women had to decide, Dalit has to decide, Adivasi has to decide. Everybody has got discretion, but people do not have discretion. Gram Sabha fund has to be included in this manifesto. That is number one. The second one is, Panchayat is very strong, no doubt, but Panchayat leaders are very weak because they are not leaders, they are elected representatives. They do not know the art of governance. This is a professional act. But in our country, in 20 years, we don't have a policy for, leadership training. In our country, we have SIRDs, State Institute of Rural Development. Unwanted officials have been transferred to SIRD. They are giving training. Rahulji, please create more number of leadership institutions. And if you create more number of leadership institutions, if you create such a kind of cadre, rights revolution happened in the central government, but at the ground, nobody knows what are all the rights we have. If you have leaders at the ground, they know how to climb their rights. If they know that, it will come, Panchayat will be strengthened,
And this is the most important thing we have to do. I mean, such a kind of leadership school, we want to empower the people. Empowerment happens only through educating the people. More democracy to the people, more voice to the people, not noise to the people. In this country, people are making always noise, not voice. But voice could be created at the ground through Gram Sabha. Let them speak anything. I mean, we will listen. Somebody has to listen. Now, you have created Panchayat Raj and we have leaders, but they are not leaders in my opinion, because that leadership training is not being given. How not to do, they are telling to everybody. That is why from morning I am hearing there, I mean, we do not know how to track fund. Funds are flowing like a flood, but they do not know how to track it. If they know that kind of art, that leadership school alone, they will do it. That is my humble suggestion. In the manifesto you can give, it is a people's manifesto. It is not Congress Party's manifesto. Congress Party is for the poor. And all the items meant for the poor should be included. It is not Congress Party's manifesto. It is people's manifesto. Should be in the hands of everyone. Okay, thank you. No, not this way. Okay, in one line. P.P. Balan, Director, Kila, Kerala. The first thing I want to raise here is local governance and democratic decentralization should get a prominent place in the Congress manifesto than any other important subjects. Second one, the centrality of centrally sponsored schemes should be ensured. The centrality of local governments should be ensured in the implementation of CSS. For example, MGNREGS action plan is prepared by the Gram Sabha. Like that, all the CSS plans should come from the Gram Sabha. So then only it will become a people's plan. And another one is an independent, sorry, you have written, you can an independent national level decentralization commission of the Congress Party should be set up. If you are already wrote, Congress Party should. Hello, sir. I will mention only some points. Congress Party should assess the performance of Congress members, Congress elected members, monthly wise, who are functioning as elected members of local governments. Only point. In order to make democracy responsive and vibrant, Gram Sabha must have the power of recall. Rahulji, one important point I am to highlight here is the power to recall to the Gram Sabha should be entrusted. Thank you. So, from Orissa, Tamil Nadu. Sir, when Rajiv was introduced the first time to the rural mass, the bill 64th amendment was diluted so much, and finally we got 74 amendment. In that 73 amendment, some provisions are mandatory, some provisions are discretion power of the government, state government. I request in the election manifesto, all these 73, 74 amendment all the things should be mandatory, subject to accountability of the persons who are accessing these powers. So we need 73, 74 amendment. All the provisions in that amendment should be mandatory. And in that, the schedule, 11th schedule, the 29 departments are there. In that, 30th department prohibition should be given, so that which Panchayat is giving 100% prohibition, special incentive should give to that Panchayat, so that we can eliminate 100% prohibition in the country, across the country. Meanwhile, on behalf of all the peoples, honorarium should be given to the elected Panchayat representatives, because throughout the country are in the same ratio. Thank you. And the election commission is given to state discretion power. The election commission of local party election commission, in ballot they are giving the paper ballot. It should be electronic voting, and the election commission of state authority should not be given. It should be election commission of India for conducting this local party election. Thank you very much. So one of from Karnataka. I am Rangaswamy, Jilla Panchayat member from Karnataka. Actually, the resurvey was made in 1903 in some stated and 1952 in some stated. We can add an
issue that the resurvey will be done by revenue department, the village limit, what we say in Kannada is Gram Tana. The Gram Tana limit is so limited that was made in 1903, but still today all the things have been following on the same base only. The panchayat limit is within for the Gram Tana only. So if you give powers to the local bodies like Gram Panchayat to take some outsources survey person to extend, since when they have made that Gram Tana limit, that's only for a village of 500 houses, it's only for 20 guntas. Now it is so extended, so you please make it in manifesto that we will make the present, what is the village limit is now present, you can make it and you can join it in manifesto. थैंक यू संदीप जी। एक आखिरी सुझाव छत्तीसगढ़, राजस्थान से ये भी है भैया, जिनका सुनना है। माननीय राहुल गांधी जी, जो घोषणा पत्र की बात हुई है और जनप्रतिनिधि अपने आप को कैसे मजबूत करेंगे, इस संबंध में काफी सुझाव आ चुका है। चूंकि लोकसभा का चुनाव होना है, मेरे मन में भी कुछ सुझाव है कि अगर उस घोषणा पत्र में शामिल किया जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ मिलेगा और आम जनता को भी लाभ मिलेगा। मुद्दा ये है कि इस घोषणा पत्र में आज गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाला जो परिवार है, उनके घर में बच्चियों की जब शादी होती है तो घोषणा पत्र में शामिल किया जाए कि 10,000 से 20,000 रुपया तक केंद्र सरकार उनको सहायता राशि देगी। दूसरा ये है कि जो 300 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है, आय के कई स्रोत बढ़ चुके हैं। आज वेतन जो कर्मचारी है उनका वेतन कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन 300 से इसको भी 600 करने का मैं अनुरोध करूंगा। शेष जो राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि जो 10,000 रुपए मिलता है, उस राशि को भी जिस दिनांक से 10,000 रुपए राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि मिल रहा है, आज तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसको भी 20 से 25,000 रुपए किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अभी समअप इस चीज को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिपोर्ट आज सुबह से आप लोगों ने सबके जो सुझाव है, यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई यहाँ पर महत्व ना रखते हुए मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो आपका दिन भर का हम सब लोगों का यहाँ पर जो चर्चा रहा, उस चर्चा को समराइज करके उसका रिपोर्ट जो है वो आदरणीय राहुल जी को जरूर हम उनके सुपुर्द करेंगे, ताकि सबके सुझाव जो है वो उनको पता चलेगा। तो एक गुजरात का आपने सबके तरफ से सभी राज्य लगभग सुबह से बात कर ही रहे हैं, पर एक बहुत ही पिछड़े इलाके से एक सरपंच जो है, बड़े नौजवान सरपंच है रुमाल भाई, इनके साथ हम यहाँ पर अभी रुकने की कोशिश करेंगे। रुमाल जी जल्दी आप सुझाव बताइए। मेरा नाम रुमाल द्रांगी है और मैं गुजरात से साबरकोटा जिले से नाडा ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच हूँ, और पंचायती राज जो संगठन में अभी मैं संयोजक के तौर पर नॉर्थ गुजरात में जन संगोष्ठियाँ भी करके आया हूँ। तो बहुत सारी चीजें ग्रास रूट लेवल पे जो मैंने जानी है वो यहाँ सुझाव के रूप में यहाँ मैं रखना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत एक सशक्त कानून बन गया है, लेकिन पूरी तरह से जो वो पंचायती राज के जो इसमें जो जनप्रतिनिधि है वो बहुत कमजोर रह गए हैं। क्योंकि मैं सरपंच हूँ और गांव में चुनाव लड़ने के लिए लोगों के पास जाता हूँ तो बहुत तरीके से मैं वादे उसको करता हूँ, लेकिन लोग मेरे पे भरोसा करके मेरे को इलेक्टेड कर देते हैं, लेकिन मैं उसके वादे पूरे नहीं कर सकता और मैं फिर 5 साल बाद मैं उसके पास कैसे जाऊं। ठीक है, तो ये जो सारे उसको जनप्रतिनिधि को मजबूत करने के लिए पंचायती राज में अभी भी संशोधन की जरूरत है। पंचायत में क्या है कि अभी गुजरात में हम जो पंचायत जो दाखला देती है उसको स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है, और वो बीडीओ और डीडीओ के यहाँ लोगों के कतारें भर के लाइनें लगा दी है, और इसमें लोगों का टाइम पैसा इतना बर्बाद होता है कि पहले कभी नहीं होता था। तो ये जो पंचायत जो कानून जो बना है, जो पंचायत का कानून अगर वो ग्राम पंचायत में लोग उसको चुन के भेजते और उसका लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और कुछ लोग नहीं मान रहे, तो वो एक वो कानून के खिलाफ है और बंधारण के खिलाफ है। तो ये इसके ऊपर पंचायती राज में जरूर संशोधन और इसमें कदम होना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद। अभी मैं अपने सबके तरफ से भैया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तो वो इसके आगे का
संगोष्ठी को संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वनकम वनकम। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा मैं इस प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश में मैं अंत में ट्रांसलेशन थोड़ा सा कर दूंगा। तो थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहले कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो हुआ करते थे, बंद कमरों में बनते थे, 5-6 लोग मैनिफेस्टो बनाते थे, जैसे बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो आज बनते हैं। हमने एक नए तरीके से मैनिफेस्टो बनाने की बात शुरू की और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जाके हमने पूछा कि भाई आपको मैनिफेस्टो में क्या चाहिए। हम आपसे आज पूछ रहे हैं, पहले महिलाओं से पूछा, युवाओं से पूछा, SC ST, किसानों से पूछेंगे, मजदूरों से पूछेंगे, हर एक स्टेक होल्डर से हम जाके पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए। और जब आप हमें बताओगे हम उसको मैनिफेस्टो में डाल के जब सरकार आएगी हमारी तो उस मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। तो आपकी आवाज मैनिफेस्टो में जाएगी और फिर सरकार आपकी आवाज पे एक्शन लेगी। ये हमारी सोच है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप दूर दूर से यहां आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने विचार आपने यहां रखे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात होती है और हमारे जो 73rd 74th अमेंडमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं भैया कि देखिए हमें जमीन पे शक्ति नहीं मिलती है, हमें जमीन पे पावर नहीं दी जाती है। सही बात है, ठीक है। अब मैं किसी से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है MP को पावर दी जाती है? नहीं। कौन कौन सोचता है कि MP को पावर दी जाती है? आप सोचते हो MP को क्या पावर दी जाती है? बिल्कुल ठीक है। मगर भैया आपको एक बात आप एक बात भूल गए, प्रधान भी प्रधानमंत्री को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। उसका रोल क्या होता है MP का? रोल क्या होता है MP का? MP का और MLA का रोल होता है लोकसभा में, विधानसभा में कानून बनाने का। अब प्रदीप जैन से आप पूछे भैया आपसे लोकसभा में कानून बनाया जाता है? आपसे पूछा जाता है कानून के बारे में? हाँ, लोकसभा में हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, बाकी लोग हो, वो व्हिप सिस्टम चलाती है। हमें बताया जाता है, मीनाक्षी जी को, मुझे, आदित्य जी को, बाकी एमपीज को, भैया या ग्रीन बटन दबाना है या रेड बटन दबाना है। और एमपी तो तब भी मतलब काफी हैवी होता है, एमएलए को तो शायद यह भी नहीं बताया जाता। अगर आप ऑपोजिशन की स्टेट्स में देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली 2-3 दिन के लिए चलती है, फिर बंद हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ प्रधान की नहीं है, प्रॉब्लम प्रधान की है, प्रॉब्लम एमएलए की है, प्रॉब्लम एमपी की है। एमएलए और एमपी का काम कानून बनाने का है, आपका काम लोकल काम करवाने का है। एमपी लोकसभा में कानून नहीं बनाता है, उसको वहां पावर नहीं मिलती तो आपके यहां आके वो पावर ढूंढता है। तो होता क्या है, एमपी को हमने पावर नहीं दी, उसने एमएलए और प्रधान को धकेल दिया, और एमएलए को हमने पावर नहीं दी, उसने प्रधान को धकेल दिया। तो असर आपको पड़ता है, इफेक्ट आप पे होता है। मगर अगर आप गहराई से सोचें तो पूरा जो हमारा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, एमपी से लेकर एमएलए से लेकर प्रधान, वो सब के सब डिसएम्पावर्ड है। और पावर कहां है? पावर या तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास है, 5, 6, 10, 15 ब्यूरोक्रेट्स के पास है,
और दबाव उन पे मीडिया डालती है, जुडिशरी डालती है, प्रेस डालती है। हमारा काम क्या है, आपका, मेरा? एक बार फिर हम एमपी को पार्लियामेंट में पावरफुल बनाएं, एमएलए को हम विधानसभा में पावर दें, और आपको हम गांव में और कस्बों में पावर दें। तीनों को करेक्ट करना है। तो ये एक बात कहना चाह रहा था। राजीव गांधी जी ने टेलीकॉम क्रांति की बात की थी, आपको याद होगा। ये आपके सबके जेब में हैगा। ये कैसे आया? ये आपके जेब में कहां से आया? एक ऐसा दिन हुआ करता था जब 500 एमपी टेलीफोन का कोटा देते थे, उनके पास होता था। अगर आप एमपी को नहीं जानते थे तो भैया भूल जाओ, टेलीफोन नहीं मिल सकता था। मोनोपोली थी, चुने हुए लोगों के हाथ में मोनोपोली थी, और हिंदुस्तान के आम व्यक्ति के पास टेलीफोन नहीं था। क्या किया? इस मोनोपोली को कैसे तोड़ा? हाँ, सैम पिट्रोडा और राजीव गांधी, मगर किया कैसे? ना पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस। क्या किया उन्होंने? हर गांव में उन्होंने पीसीओ खोल दिया, और जब उन्होंने पीसीओ खोल दिया, उसके पीठ पे ये आपके जेब में आ गया, क्योंकि जो मोनोपोली थी वो टूट गई। जो पीसीओ टेलीकॉम सिस्टम के लिए था, आप लोग राजनीतिक सिस्टम के लिए हो। मतलब आप राजनीतिक, उनकी सोच थी कि 73rd 74th अमेंडमेंट से हम राजनीतिक सिस्टम को खोलें, और ये जो हमारा सिस्टम है ये जनता के पास पहुंचे, ये सोच थी। अब क्या करना है, आगे क्या कदम उठाने? महिलाओं का आरक्षण कर दिया, आप लोकसभा विधानसभा से आगे भाग गए। आपके पास यहां 50% है, वहां पे 33% अभी नहीं हुआ है, वहां 33% करना है। मगर अगर हमें हाँ बिल्कुल, मगर अगर हमें राजनीतिक ढांचे को बदलना है, तो जब तक प्रधान को, लोकल बॉडी के लोगों को पावर नहीं दी गई, तब तक राजनीतिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता है। सीधी बात है। तो आपको पावर देना है, किस प्रकार से पावर देना है, ये आज आपकी चर्चा हुई। जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो इसके बारे में आप पूछे। अगर आप विचार रखना चाहते हो, मैनिफेस्टो के लिए विचार रखना चाहते हो, रखिए। और थोड़ा अगर आप संक्षेप में बोलेंगे तो हर स्टेट से हम किसी न किसी से बुलवा सकते हैं। सबका आप छूट गए, आप काफी देर से नहीं। जी, सवाल पूछिए। अच्छा, हाँ सर, मैं जिया पटेल, एक्स म्यूनिसिपल काउंसिलर, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के एक्टिंग प्रेसिडेंट व पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी। जहाँ तक आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, सभी युवा वर्ग हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, आपने घोषणा पत्र में विचार आमंत्रित करने की बात की। मेरे ज़िले में आपके दिए हुए कार्यक्रमानुसार, नटराजन मैडम के दिए हुए कार्यक्रमानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगोष्ठी के कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। उसके तहत आए हुए सुझावों के माध्यम से सवाल या जो अगर आप कुछ रखना चाहते हो कि भाई मैनिफेस्टो में ये डालो। जी, उसमें क्या चाहते हैं आप? एक तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई बात से एक सवाल हमारे यहाँ आपका सुझाव आया कि शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से जिला परिषद, नगर परिषद व सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न प्रत्येक जगह लागू होना चाहिए। दूसरा, एल्डर्स, हमारे जो
भाई हैं उनमें वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा 65 के बदले 60 होनी चाहिए। धान उत्पादक किसानों के खेतों में बांधी बनाने आदि निर्माण कार्य नरेगा योजना अंतर्गत होना चाहिए। खेती पर आधारित पूरक उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए और इस ऋण आवंटन प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। दूसरा सर, अंत में मैं माइनॉरिटी के 2 इशू हैं जो काफ़ी आप महाराष्ट्र स्तर पर नहीं केंद्र स्तर पर इसका लागू कर सकते हैं। इसमें शिक्षा प्राथमिक स्तर की उचित शैक्षणिक वातावरण के लिए बच्चे स्कूल परिसर में वास्तव करें तो शैक्षणिक स्तर के निसंदेह वृद्धि होगी। इसलिए जिला स्तर पर अक़लियत के बच्चों के लिए मिलिट्री स्कूल की धरती पर रिहायशी स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, जिससे दर्जेदार शिक्षा में उन्नति होगी। और अंत में पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा का रुझान पैदा करने के उद्देश्य से मेरा दूसरा सुझाव है कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जिला परिषद के मार्फत महाराष्ट्र राज्य में लगभग 40,000 आंगनवाड़ियाँ मराठी माध्यम की कार्यरत हैं, परंतु महाराष्ट्र में 12.6% उर्दू भाषिक जनता के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि राज्य में लगभग 4,000 गांव बस्तियों में उर्दू माध्यम के प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हैं। इन सभी स्थानों पर उर्दू माध्यम आंगनवाड़ियों की व्यवस्था करने हेतु मेरा सुझाव है। मगर अगर आप मैनिफेस्टो में एक चीज डाल सकते तो क्या डालते? एक लाइन अगर आप रख सकते उसमें तो क्या होती वो? जो भी आपको लगे। क्या लोकल बॉडी डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए? लोकल बॉडी डेवोल्यूशन पावर के लिए सर ये कि विशेषकर किसानों के लिए और शिक्षा के स्तर पर अधिक से अधिक सुझाव आमंत्रित हों और हमारे सुझाव लिए जाएं, यही हमारी आपको एक एक करके आएंगे भैया, सबके पास आएंगे भैया, हो जाएगा। सर पेयजल की हमारे राजस्थान के अंदर बहुत भारी किल्लत है पेयजल की, पूरे भारत में समझो किल्लत तो है ही पानी की। नरेगा योजना के अंदर जो अपना चल रहा है इसकी, उसके अंदर पेयजल योजना को ले लिया जाए और पक्के कार्य तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और पीने के पानी की जो पश्चिमी राजस्थान है जहाँ खून सस्ता है और पानी महंगा है, इसलिए इस नरेगा योजना के अंदर ये पानी लिया जाए। बाकी राजीव गांधी सेवा केंद्र पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जैसे राजस्थान के अंदर 9,600 पंचायतों में राजीव गांधी भवन बन गए हैं। हाँ, राजीव गांधी भवन बन गए हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भवन बन जाए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजीव गांधी भवन बन जाए और जितने भी सिस्टम है ग्राम पंचायत का वो एक ही जगह से लागू चालू, उसमें निगरानी पंचायत सरपंच रखेगा तो हिंदुस्तान के अंदर पूरी पंचायत मजबूत होगी। पूरे जो जितने भी डिपार्टमेंट है राजीव गांधी भवन के अधीन होंगे और उसका सरपंच अध्यक्ष होगा। मैं आपसे यही निवेदन करना आया हूँ। थैंक यू। सबके पास आएंगे भैया। I'm Jebi Mehtar. Namaskar. Namaste. Municipal Councillor and Youth Congress State General Secretary and also full-time Padayatri, in which we had your gracious presence in Kerala. From Kerala. Yes. So my two suggestions is in terms of development linking with local self-government is that we have to have the concept of sustainable development into our Indian National Congress manifesto. Why? Because ultimately we need to preserve our nature. The climate change has serious repercussions, and also linking with self-governments, because it is us, the local self-government, local representatives who are in touch with the actual effects, the systems of nature, and if we can link it with the climate change aspect and it can be a great achievement. So Indian National Congress manifesto should certainly have one point that sustainable development for protection of our nature. Secondly, and in terms of communication, so you just mentioned that one single step has changed the course of India. India's history was rewritten by Rajiv Ji's technological revolution. And now time has come when we have to we are privileged ones, we have the facilities of internet knowledge. Because time has changed from roti, kapda, makan. Knowledge is the important factor as far as now India is concerned. And for that, we need to have internet connectivity at subsidized rate to all the rural areas in India. And for that, for example, to quote, if we can have something like National Rural Health Mission, we have on similar lines, if we can have
National Rural Information Technology Mission to take it to the poor knowledge, because that is the biggest reason or the strength we can give for empowerment. And Rahul ji, we would like to say that Indian National Congress is saying your voice is our pledge to the people. But people of India is saying our RG is our energy. And nothing can stop you. No one can stop you. We are with you. India is with you. And हम सब आपके साथ है. भारत आपके साथ है. जय राहुल जी. जय हिंद. Thank you. शाहू जी. सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये बीपीएल के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो कि गरीब लोगों को नहीं मिलके आज रिच फेलो सब 4 कार्ड लेकर बैठे हैं, उसके बारे में कुछ करके 2007 से जो अमेंडमेंट था उसको चेंज करके फिर करके नया पीपल को देना चाहिए। इसके बारे में बीपीएल के बारे में एक रखना चाहिए। थैंक यू। अभी इधर चलते हैं। सर, भारत देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने वाली सबसे उच्च सभा ग्राम सभा। पार्लियामेंट पॉलिसी बनाता है, हम लोग उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी के दिशा निर्देश या जो आम आदमी के हित में क्या फैसला हो, किस तरीके से आपकी योजना आम आदमी को पहुंचे, वो हमारा प्रयास रहता है। इसके लिए जैसा आपने बताया, एक सांसद को जितना पावर मिले, एक एमपी ये एमएलए को जितना पावर मिले, लेकिन जो पॉलिसी हम जहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं वहां समस्या हमारे सामने धरातल स्तर पे बहुत ज्यादा आती है। हम ये चाहते हैं कि हमें भी उस तरीके के पावर मिले, वहां की जो मशीनरीज है वो हमारे जो पॉलिसी है उस तरीके से काम करे, ताकि हम ये आम आदमी तक आपके विचारों के अनुसार जो आप पॉलिसियां बना रहे हैं, जिस देश को समृद्ध बनाने के लिए आप प्रयासरत है, वो हम वहां तक पहुंचा सके, ये हम आपसे अपेक्षा रखते, उम्मीद रखते और मैनिफेस्टो में ये शामिल करें। थैंक यू। राहुल भैया नमस्कार। सारी बातें आ गई हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं सर। अरविंद जायसवाल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ सर। और जो प्रधान होता है गांव का, वो सीधे जनता का आदमी होता है। जनता की सारी अपेक्षाएं उसी से पूर्ण होती हैं, काफ़ी आस लगाए रहते हैं, तो जनता के प्रति काफ़ी जवाबदेही भी उसी की होती है। तो हम चाहते हैं कि क्रांतिकारी निर्णय आना चाहिए। ये गांधी जी के धरती पर हम लोग खड़े हैं। गांधी ने ग्राम स्वराज की बात किया था, तो जो जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, वो जनता से उनका बहुत मतलब नहीं रहता। वो केवल सड़क बनाते हैं, नाली बनाते हैं, विकास करते हैं। प्रधान गांव का सब कुछ करता है। इस तरह इसलिए गांव के प्रधान को जो आपका भारत सरकार का सिस्टम है, जो प्रदेश सरकार का सिस्टम है, उसका सब डिवीजन बनाइए। ज्यादा सहूलियत की जरूरत नहीं, जो आपने दिया बहुत दिया, उसको सही ईमानदारी ढंग से लागू हो। उत्तर प्रदेश में पैसे वाले, जाति वाले अपराधियों ने कब्जा कर लिया है और भारत सरकार के पैसे से हम सबको जबरदस्ती दबाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहां पुनः कांग्रेस स्थापित हो, कांग्रेसी मजबूत हो। तो जो ये प्रमुख है जिला पंचायत, इनका काम केवल विकास का काम है। तो जो प्रधान है इसको बड़े स्तर पर कम से कम 10,000 की आबादी पर ग्राम सभा बनाया जाए, और जो वहां पे मेंबर हैं उनको और पावर दिया जाए, तो करप्शन रुकेगा उससे। और सारा कुछ उनको मिनी चीफ मिनिस्टर के रूप में उनको पूरा पावर दिया जाए, तो आने वाले दिनों में करप्शन रुकेगा और क्रांतिकारी परिवर्तन होगा सर। हम चाहते हैं कि प्रधानों को और मजबूत किया जाए, एक मिनी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनको लोकल स्तर पे उनको अधिकार दिया जाए और उनका स्वरूप और बड़ा किया जाए, ताकि जो कांग्रेसी हैं वो जाति और मसल के नाते और पैसे के नाते जो ये चंद लोग चुनते हैं प्रमुख और जिला पंचायत, तो वो सत्ता पक्ष के लोग चुनते हैं। जब जनता से डायरेक्ट चुनाव होगा तो बहुत से कांग्रेसी सिंबल पे आपकी जीत के आएंगे सर। हम चाहते हैं कि जनता से चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, और उसमें जो ताम झाम चुनाव का है ये बहुत लफड़ा हो जाता है। तो सीधे सीधे प्रधान और आप वो सदस्य चुनवाइए, जिससे जो है ये क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का काम खत्म हो जाए और हमारा प्रधान ही जो है मिनी चीफ मिनिस्टर के रूप में वहां पे लोग जो भी आवश्यकता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो भी आवश्यकताएं हैं वही काम पूरा करता है। जो आप योजना बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंट हमारा गांव का प्रधान करता है, इसलिए उसे अधिक से अधिक ताकत देने की जरूरत है। इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। संपूर्ण स्वच्छता की बात करना चाहूंगा सर, 1 मिनट। संपूर्ण स्वच्छता ये हैंडल कर रहे हैं। फोटो नहीं भैया, मैनेज करो माइक में। ऐसे नहीं मैडम, बैठ जाइए प्लीज।
हेलो अरे भैया अरे सर, अभी आप पूछे कि अगर एक बात कोई मैनिफेस्टो में डालने की होती तो मैं क्या डालता। मैं आपसे सजेशन देना चाहता हूँ सर, और आपसे पूछूंगा कि आप इसे डालेंगे क्या सर। भैया थोड़ा हाँ सर, एक स्टूडेंट बहुत बड़ा विकास के लिए बहुत जरूरी है सर। एक स्टूडेंट जब पहली में कक्षा में प्रवेश लेता है सर, तो केंद्र शासन के द्वारा ये योजना होनी चाहिए सर कि उसका इंश्योरेंस कर दिया जाए 12 साल के लिए। पहली दूसरी वो 12 साल जब वो उसका इंश्योरेंस हो जाएगा सर, 12 साल के बाद जब वो हायर एजुकेशन चाहेगा, कोई गरीब आदमी है तो उसको एक मोटा रकम का जरूरत होता है, वो इंश्योरेंस के माध्यम से उसको एक अच्छी राशि मिल जाएगी जिससे वो हायर एजुकेशन कर सकते हैं। अगर वो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहता है तो सर वो स्वरोजगार उससे कर सकता है। और इस बीच 12 साल पहली से लेकर 12वीं तक अगर कोई दुर्घटना घट जाती है या वो बीमार पड़ जाता है तो भी वो, क्योंकि उसका इंश्योरेंस उसका प्रयोग कर सकता है, उसका वो प्रयोग कर सकता है सर। इसमें अगर लड़कियां भी स्वरोजगार के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होंगी सर, क्योंकि 12th के बाद उसको अगर मैरिज भी हो जाती है और स्वरोजगार करना चाहती है तो उसके लिए भी एक लमसम राशि उसके पास रहेगी सर, जिसका प्रयोग हो सकता है। मैं तो ये करता सर, क्या आप करेंगे? थैंक यू भैया महिलाओं से भी पूछे हर्षवर्धन जी, महिलाओं से भी पूछे थोड़ा। वेस्ट बंगाल से एक सरपंच हूँ और LYC प्रेसिडेंट मोतीपुर रमन लश्कर। मेरा कहना है जो अपना बंगाल में जो है TMC से हम लोग को तो कुछ कर नहीं पाते, उधर हमारे जो लीडर्स लोग हैं, अगर उन लोग हमारे जो केंद्र सरकार द्वारा जो सब प्रकल्प चलता है, अगर उधर हम लोगों को प्रोग्राम दिया जाता है जो हर ब्लॉक में एकदम प्रोग्राम सही से करना है, एकदम मस्ट, जो मतलब प्रेसिडेंट नहीं करने वाले ब्लॉक प्रेसिडेंट, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए अपने दल में, जब जाके अपना दल उधर जाके मजबूत बनेंगे। क्योंकि हमारे उधर जो ऐसा होता है जो हमारा कुछ काम ही नहीं मिलता है, जो क्या है हम इधर सुन रहे जो दूसरे जगह एक घोषणा पत्र के लिए ऐसा मीटिंग हो चुका है, लेकिन हमारे उधर नहीं हुआ है। हम इधर आके सुन रहे, इधर हमें को बुलाया गया, इधर आके सुने, लेकिन एक प्रोग्राम हमें मिलता नहीं है। यूथ कांग्रेस के जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है उधर हम बहुत बार बता चुके हैं जो हमें प्रोग्राम दिया जाए, लेकिन उधर हर स्टेट के लिए पूरा प्रोग्राम नहीं मिलता है। जो एकदम स्टेट वाइज प्रोग्राम मिलना चाहिए हर एक महीना, अगर उसके लिए उसका पालन भी होना चाहिए सर। थैंक यू सर। नहीं मतलब मैनिफेस्टो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैनिफेस्टो में जो होना चाहिए, अभी हमने इससे पहले भी बता चुका है, उस बात को दोबारा दोहराना चाहते हैं। जो MGNREGA में काम करने वाले हमारे देश में जो मजदूरी का बात आती है वो थोड़ा परसेंटेज कम आता है। अगर जो हम जो विद्या भाता जो निकालते हैं BPL के हिसाब से, अगर MGNREGA काम करने वाले परिवार को अगर विद्या भाता के उसमें अगर 65-60 जो भी एज आ जाता है उसमें अगर दिया जाए तो इसमें शायद कुछ और आकर्षण बढ़ जाता है MGNREGA में काम करने के लिए। सर ये बात अगर मैनिफेस्टो में डाला जाए तो। थैंक यू सर। भंडारा डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट, एक्स काउंसिलर। सर जो लेडीज का है, जो इंदिरा आवास योजना जो अपने शासन ने दिया है वो 1 लाख का है। वो 1 लाख में अभी कुछ होता ही नहीं है, कमरा भी नहीं ढंग से होता है उनका, इसलिए उसको 2 लाख किया जाए। जो संगठन के बारे में अगर बोला जाए तो महिलाओं को 50% आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्था में कांग्रेस पार्टी ने जरूर दिया है, पर हमें लगता है कि अभी भी हम कहीं ना कहीं जरूर कम है। इसीलिए कम है कि संगठन में महिला जरूर काम करती है, पर जब महिलाओं की कमेटियां बनती है वहां महिलाओं को पूछते ही नहीं अपनी कांग्रेस के लोग, और उनको बगैर पूछे एक्स MLA वर्तमान MLA जो है उन्हीं को पूछ के किया जाता है। इसीलिए वो हमको ऐसा लगता है कि महिला संगठन में से ही पूछना चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि 33% हम देंगे, हर जिले में एक महिलाओं को विधानसभा जरूर दिया जाए, हमको ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच। झारखंड से महिला नॉन पार्टी लोगों को नॉन पार्टी ये महिला को, हाँ नॉन पार्टी, बिहार से हमारे साथी है, एक प्रशिक्षण का काम करते हैं। माननीय राहुल जी, परिचय से साफ है कि नॉन पार्टी हूँ। मेरा सुझाव होगा, घोषणा पत्र में तो बहुत सारे सुझाव आए हैं, एक बात जो कहना चाहते हैं वो ये कि 73वां संशोधन करते समय एक भूल हो गई। आपने पंचायत सूची बनाई नहीं, केंद्रीय सूची और राज्य सूची की तरह, समवर्ती सूची की तरह, वो बनवा दीजिए। एक दूसरा कि गांव छोटा हो या बड़ा हो,
उसको गांधी जी के अनुसार स्वतंत्र पंचायत का दर्जा दिलाइए। ये दूसरा सुझाव है। तीसरा सुझाव, एक मॉडल कानून देश के लिए बनवाइए। एक चौथा सुझाव है, जो पंचायत प्रतिनिधियों के कलंक के मुक्ति का रास्ता निकलेगा। बड़े आरोप हैं उन पर भ्रष्टाचार के। लोकपाल की तर्ज पर गांव में ग्रामपाल बनवाइए, ये मेरा आपसे निवेदन हो। और वो जांच करे, ये बीडीओ से, सीओ से, कर्मचारियों से, पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित मत कराइए। ये मेरा एक सुझाव होगा। एक अंतिम जो सुझाव है वो ये कि भाई बेलगाम अफसरशाही से मुक्ति दिलाना एक काम है। क्यों हम पंचायती राज पर 2013 में विचार करें? तिलक का स्वराज का नारा, गांधी के ग्राम स्वराज का नारा, जयप्रकाश के जनता सरकार का नारा, लोहिया के चौखंबा राज का नारा, अंबेडकर के सामाजिक लोकतंत्र का नारा, एमएन राय का विकेंद्रीकरण का नारा और मार्क्स का कम्यून का नारा, ये सब 2013 में मिल रहा है। तो इसलिए हमारा दायित्व है, इसको अब करना पड़ेगा विकेंद्रीकरण, तभी हम देश को अराजकता से और गांव को गुलामी से मुक्त करा पाएंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धारा 40 के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव। जी लीजिए, आप बता दीजिए। जी, मैं इनसे सहमत हूँ। अच्छा, धन्यवाद। जो प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आता है उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव उस धारा के तहत अपना अधिकार प्रयोग करके एक निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने के अधिकार उनमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मेरे साथ मैं सत्यनारायण कर्मा, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गीदम, जिला दंतेवाड़ा का हूँ। हमारे जिले में टोटल 125 ग्राम पंचायत है। उन सभी जिलों में मैदानी इलाकों को छोड़कर बाकी रूरल क्षेत्रों में नक्सली इतना भावी हो गए कि वहां पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे। आज वहां रोजगार गारंटी के काम नहीं चल रहे, वहां पर नक्सली अपनी मतलब काम चलवा रहे। उस पर अभी पंचायत स्तर पे सारे सरपंच और प्रतिनिधि इस्तीफा देने को तैयार हो रहे हैं, मतलब इतना दबाव पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर कुछ ऐसे अपन कानून बनाए, जो अनुसूची भी है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे कि वहां के लोगों को फायदा मिले और इलेक्शन के लिए वो अपने आप को तैयार करे और वोटिंग भी करे। पिछले विधानसभा में तो कई सरपंच मार भी खाए सर, वोटिंग कराने के चक्कर में। तो हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का वहां बहाली हो और नक्सली दबाव ना रहे। थैंक यू। थैंक यू। सभी के साथ एक अधिकारी भी वीडियो भी यहाँ पर है। मैं वो खामोश है सुबह से, अफसर होने के बावजूद यहाँ मैं उनसे करूंगा कि आप भी कोई मैनिफेस्टो को लेके। नमस्कार सर, नमस्ते। नमस्कार। जो प्रशासन में ग्राम पंचायत जो रूरल एरिया है उसमें पैसे की कमी है। नरेगा जो है उसमें जो 60-40 का रेशियो है तो वो उल्टा करने को होना चाहिए। और ग्राम पंचायत जो रूरल एरिया है उसकी जो प्राथमिकता है पीने के पानी, बत्ती, लाइट और नाली सफाई, तो ये चीज़ों के लिए खास निधि उनको देना चाहिए और सरपंच को ज़्यादा अधिकार देना चाहिए। और ग्राम सभा जो लोग आते नहीं ग्राम सभा को, तो उसको अपात्रता करना चाहिए। उसको कंपलसरी ग्राम सभा 4 होती तो 2 ग्राम सभा को आना उसको बंधनकारक करना चाहिए। धन्यवाद। सर, मैं एक सरपंच है, मैं एक सरपंच हूँ और महिला पंचायत राज के अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। और श्रावण बाग संजय गांधी समिति की सदस्य, वो भी कांग्रेस की कमेटी की तरफ से हूँ, तो वो भी काम चला रही हूँ। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की तरफ से वो भी काम चला रही हूँ। मैं एक सरपंच हूँ, महिला सरपंच हूँ। आप एक सब लोग बोलते हैं कि सरपंच एक प्रधानमंत्री है गाँव का, एक मुख्यमंत्री है गाँव का, और ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा, यही दायरे में सब लोग हैं। और जब सबको मतलब वो काम करता है, हर जो जिला केंद्र शासन के, महाराष्ट्र शासन के, जिला परिषद, पंचायत समिति जो भी निधि आते हैं गांव के तरफ आज उनके भी कुछ निकष होते हैं, उसमें गांव को योजना में उनको बिठाना पड़ता है सरपंच को, तभी वो योजना लागू होती है। अगर नहीं बिठा सके तो वो योजना गाँव तक आती ही नहीं है। फिर वो इसलिए वो बहुत सी योजना से लाभ वो गाँव को सरपंच दे नहीं पाता है। जब आप जिला परिषद
विधान परिषद सभा सभी सदस्यों को, पंचायत समिति सदस्यों को, उनको एक खास फंड रहता है कि उनको एक खास फंड रहता है कि नहीं, वो अगर नहीं तो वो अपने फंड से अपने एरिया में काम करवाते हैं और वो उनकी जनता खुश रहती है। लेकिन हम किसी प्रकार से अपना गांव नहीं बिठा सके, तो हमारा भी सरपंच फंड ऐसा एक रहे कि नहीं, अपना वो फंड तो है, अगर वो हमारा अधिकार से वो फंड हमको मिल जाए तो हम अपना कम से कम अपने गांव का विकास उस फंड के रूप से कर सकते, क्योंकि निकष इतने शासन के होते कि कभी कभी गांव नहीं बिठाना पड़ता बैठता है, तो कोई योजना अच्छे से आ नहीं जाते, उसमें भी निकष हो जाते, मरेगा हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसे अगर खास फंड एक सरपंच को रहा बाकी सदस्यों की तरह का, तो और उनको भी अंदर से भी फीलिंग आएंगी स्ट्रांग की कि नहीं, हमारे साथ भी तो भेदभाव नहीं हो रहा, जैसे आदि सदस्य लोगों को सब कुछ मिल रहा है वैसे हमारे, क्योंकि आप तो सरपंच को प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो उसी तरह से उसको भी दर्जा दीजिए, उसी तरह से एक कीजिए। मगर इसमें मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूं, अगर आपने एमपीज से पूछा तो आधे आपको एमपीज कहेंगे कि भैया ये जो एमपी लैड है इसको बंद करो, कम से कम 50% तो ये कहेंगे, क्योंकि इससे लोकसभा में मुश्किल आती है, क्योंकि इतना पैसा तो नहीं होता है कि पूरी लोकसभा का विकास किया जा सकता है। और फिर वहां पे एक गांव को दिया तो दूसरा गांव कहता है भैया हमें नहीं दिया, तो ये सोचने की बात है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट आते हैं आपके पास भी। गुड आफ्टरनून सर, मैं आमिर खान मणिपुर से ही हूँ। Especially, I would like to say for the Northeast, to succeed the Look-East policy, it is compulsory for the to include in the manifesto to succeed the Northeast Look-East policy. Please give special funds for the Northeast. And number two, there is a lot of homeless people in India, so please give them the shelter. We need to give them shelter, we need to give food, we need to give right to live. So actually we are talking a lot, but still today we have seen many homeless people on the roads, but our Congress party should have to fulfill their feelings, their ideas, their right to live. Right to shelter. Right to shelter. Right to shelter. What is, in your view, what is the biggest problem in your part of the Northeast? There biggest is issue over there? Terrorists also one of the issue, and but though there is terrorists, but most of the people are educated, so they people far away from them, and they always support the party. Most of the states of Northeast is occupied, is controlled by the Congress. We trust in Congress. We love Congress. So Congress party is the only party to fulfill the dreams of India, the dreams of the people of India. And just one, sir, let me say only one, please. Education. Congress party had passed a lot of schemes for the welfare of the people, but some people, some bureaucrats or some officers didn't give directly to the people. So it is required to survey home to home. It means door to door. Who is the right person to get that scheme? Or it is अभी पास हुए थे जो नेशनल सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो अभी जो कांग्रेस ने तो इस ऐसी लोगों को मिलने के लिए दिया है, लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है नहीं मिलेगा, जो मिलना चाहिए उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो क्या ऑफिसर वगैरह ने उसको हटा दिया जाएगा, जो गरीबियों को, गरीबी हमेशा गरीबी रहते हैं, जो अमीर वालों हमेशा अमीर होते जा रहा है, इसलिए गरीबी को प्लीज ऊपर लाने के लिए कोई ऐसी एक बिल एक पास हो जाइए प्लीज, जो करप्शन करते हैं उसको सीधा जेल चले जाए। अच्छा, आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं को काफी पावर दिया जाता है नॉर्मली? हाँ, काफी दिया जाता है, और ऐसी जो ये पंचायती राज में जो महिलाओं का आरक्षण है और जो अब लोकसभा
विधानसभा में 33% की बात हो रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? महिला में तो कोटा दे देता है, देना चाहिए, दे रहा देना है, चाहिए। अभी भी दे रहा है। नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो महिलाओं का, नहीं, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। देना चाहिए सर, देना चाहिए, उस लोगों को भी सब लोग पावर देना सोचते हैं कि चाहिए। देना चाहिए। अरे भैया सबके पास आएंगे, घबराइए मत। सर नमस्कार, मैं शमा खान, सर मैं पाकिस्तान बॉर्डर की पंचायत समिति चौटन से हूँ, राजस्थान से। सर मेरा एक दो ही सुझाव हैं। सबसे पहले तो आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने ऐसे दूर दराज के इलाकों से हम जैसे लोगों को याद किया जिनको कभी शायद किसी ने बुलाया ही नहीं होगा। मेरा सुझाव ये है कि एक तो जो सत्ताशील नेता हैं उन लोगों को राजकाज के कार्यों के साथ में संगठन में भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि वो लोग हमेशा से उनका जैसे ही नेता बन जाते हैं उसके बाद से संगठन से ध्यान कुछ कम हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। और दूसरा मेरा ये सुझाव है कि जनप्रतिनिधि जो है उनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि सर मैं प्रधान हूँ, अभी हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, हम लोग ये भी हर योजना का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो भी हमारी सरपंच है वो बहुत ज़्यादा मतलब सिग्नेचर तक करना मैंने उन्हें सिखाया है, क्योंकि मुझे रजिस्टर में पसंद नहीं था अंगूठा, दैट्स वाई मैंने उन्हें सिग्नेचर करना सिखाया। लेकिन हम लोग उनको जितना भी समझाने की कोशिश करते हैं वो उन योजनाओं को समझ ही नहीं पाती। दोष उनमें नहीं है, दोष कहीं ना कहीं एक ऐसा ज़माना था जब उन्हें तालीम नहीं दी गई थी। लेकिन अब हम इस चेंजेस को इनको हम अपना सकते हैं ताकि एक युवाओं की नई टीम तैयार हो और एक ऐसी एजुकेटेड टीम तैयार हो लाइक केरला। हम लोग भी सर हम लोग राजस्थान में भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसी एजुकेटेड टीम हो जो सच में काम कर सके। मैं सर आपके नारे के बारे में मैं नहीं हम सभी आपके साथ हैं सर, और ये जो नारा है मैं नहीं हम, ये हम सभी बहुत ही सार्थक रूप से साकार करेंगे। हम सभी आपके साथ हैं। कैसा भारत चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं, आपके सपने में कैसा भारत होना चाहिए? सर बिल्कुल आपकी जो सोच है वैसा ही भारत होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है एक कोने में आपको क्या लगता है, क्या सबसे जरूरी 3 चीजें क्या हैं? शिक्षा सर सबसे अहम है, मैं ये समझती हूँ। शिक्षा जी सर, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और एक एक्टिवनेस होनी चाहिए जो आप में है, और हम सभी लोगों को आपसे जो एनर्जी मिलती है वो जरूरी है सर, बहुत ज्यादा। महिलाओं को आप भूल गए? महिलाओं को सबसे पहले सर आरक्षण मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आ रहे अभी आ रहे भैया, अब भी मौका मिला मेरे को। भैया नमस्ते। इसके बाद भैया यहाँ चले जाएंगे। कितने और क्वेश्चन करने? नमस्ते भैया, मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति गुहा नियोगी जी नगर पालिका अध्यक्ष हूँ और यूथ कांग्रेस की विधानसभा अध्यक्ष भी रही हूँ। सर मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत आयरन है, तो गौण खनिज का रॉयल्टी जो मिलता है वो राज्य सरकार को चले जाता है। घबरा रही हो क्या? घबराओ। तो स्थानीय प्रशासन को सर वहाँ पर उसका रॉयल्टी का एक हिस्सा मिलना चाहिए जिससे हम विकास कर सके। और दूसरा चीज़ कि जब तक वहाँ पर देखिए सर, आप लोग मनरेगा का काम गांव में कर रहे हैं, लेकिन शहर में जो अशिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है सर। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर ना कोई उद्योग है ना कुछ भी है, और एक भिलाई स्टील प्लांट का एक माइंस है, उसमें भी बाहरी लोगों को तवज्जो दिया जाता है और वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर जो अशिक्षित और दूसरी चीज़ जो महिलाएं हैं उन्हें कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि वह लोग स्वावलंबी बन सके। धन्यवाद। अच्छा बताओ, आरटीआई के बारे में आपको क्या लगता है? आपके काम में आरटीआई से फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सर उससे फायदा ही हुआ है कि लोग जितना जागरूक रहेंगे अपने अधिकार के प्रति उतना अच्छा है, क्योंकि इससे कोई लोग अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। ये है भैया, अब उनको मैंने वायदा किया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर मोहम्मद नदीम महाराष्ट्र से हूं सर।
और मुझे 25 साल से नगर परिषद के अंदर में कार्यरत हूँ। मैं 3 बातें जो 3 हर्षवर्धन भाई ने हमको 3 पॉइंट दिए थे, आपने दिए थे, 3 बातों पे 3 बातें बोलूंगा और उसके ऊपर मैं 3 मुद्दे जो आपके घोषणा पत्र में होंगे उसके साथ बताऊंगा। यहाँ हम चर्चा से एक बात सामने आई है कि पंचायत राज के बाद में हम तमाम लोगों को, पंचायत राज की जो इकाइयां हैं वो बहुत मजबूत हुई हैं, लेकिन वहाँ के हम जो प्रतिनिधि हैं उनके अधिकार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उसके लिए जो गवर्नमेंट रूल बना के अधिकारों को खत्म करने का ये काम करती है, उसके लिए घोषणा पत्र में हमारा एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए कि चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनको अधिकारों को कर्टेल करने के लिए जो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन बनते हैं हम उनको रोकने का काम करेंगे। एक दूसरा सर, हमारा एक यहाँ चर्चा में से एक बात आई थी कि ये जो डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से चलाया जाता है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहता है, मुझे जो शहरी इकाइयाँ होती है और ग्रामीण इकाइयाँ होती है, तो उसमें लेकिन स्टेट लेवल पे इसके जो अधिकारी है वो आपका इस रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हाथ में होता है, लेकिन आपके डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डिपार्टमेंट रेवेन्यू की तरफ में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो विकास का जो सिस्टम जो जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ता है सर। तो उसके लिए ये कहा है कि इसके टॉप टू बॉटम देयर विल बी ओनली 1 डिपार्टमेंट फॉर पंचायत राज, एक इसके ये होना। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ एक कार्य इसमें जो जनप्रतिनिधियों के सक्षमीकरण की जो बात आई है, अब मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपने आधार कार्ड का बात बताई है, यूनिक आइडेंटिटी इंडियन शहरियों के लिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों के आइडेंटिटी के लिए हमारे पास कोई बात नहीं है। तो 2 बार या 3 बार से जो लोग चुने जाते हैं उनको कुछ मांगने के लिए पार्टी के पास में अपना बायोडाटा लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सिंपल चीज है कि देयर शुड बी यूनिक आइडेंटिटी फॉर जनप्रतिनिधि। ये आपने मेन बात पकड़ ली है, ये बात मेन बात पकड़ ली है। ये एक सेकंड मेन बात इन्होंने कही है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें उनकी डिसीजन मेकिंग में उनके जो निर्णय होते हैं उनमें लोकल बॉडी के लोगों को भी शामिल होना चाहिए और उनकी आवाज राजनीतिक पार्टी में होनी चाहिए। बिल्कुल मेन बात आपने उठाई है, राजनीतिक बात, बिल्कुल सही बात है और इसका ये काम मैं 100% करके दिखाऊंगा। ये 99% नहीं, ये 100% करके दिखाऊंगा। सर आपने सही वक्त आपके साथ सर आपने बिल्कुल सही वक्त के ऊपर में पूरा ये इवोल्यूशन का जो लिया है, यकीन मानिए हिंदुस्तान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। जो राजू जी का सपना है आपके नेतृत्व में पूरा होगा जरूर। मैं सुंदर सिंह जायसवाल। English. What I was saying, sorry, एक second please. What I was saying was, gentleman raised a point that local body leadership is not consulted in party decisions, not only Congress party but any party. And what he is saying is that local body leaders, elected representatives have to have identity in the party. And I told him that this is something that is very important and that we are going to do this, at least in the Congress party, in the near future. मैं सुंदर सिंह एक और बात में सॉरी एक और बार आपको इंटरप्ट किया, एक और बात मैं आपको बता देता हूं। मैंने AICC सेशन में, नहीं बैठिए AICC सेशन में एक और बात उठाई कि जब हम MLA और MP का टिकट चुनते हैं तो प्रधानों से, लोकल बॉडी के लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी की बात है। तो 15 सीटों में, 15 लोकसभा सीटों में हमने अब एक, जैसे हम ये मैनिफेस्टो का काम कर रहे हैं, 15 सीटों में हमने एक नई प्रोसेस चालू की है जहां कांग्रेस पार्टी के हर मेंबर से हम पूछेंगे और जो हमारे लोकल बॉडी के लीडर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे भैया कैंडिडेट कौन होना चाहिए, और फिर जो वो कहेंगे वही हम करेंगे। तो दो चीजें हैं भैया। वो मैं जानता हूं, मेरा वो अंदर से मेरा चल रहा है। अच्छा एक सेकंड, अब थोड़ा मुझे अंग्रेजी में भी बोलने दो क्योंकि वो बेचारे, सॉरी इन इंग्लिश नाउ।
I mentioned just now about giving identity to pradhans, to local body members in the party. Of course, in Kerala, in the Congress party, you know what that is. You have already a lot of voice in the party. But in the rest of the country, this is an issue. But I told them something else. I said that in this election, 15 Lok Sabha seats are going to be decided in the Congress party in a completely new way. No party has done this in the country before. What we are going to do is we are going to ask our local body representatives, we are going to ask people from our districts, from our blocks, all members of the party, we are going to ask people from cooperatives who they want the candidate to be. And when they decide who the candidate is going to be, that is going to be final. There is going to be nothing else after that. So we are testing this in 15 seats. This is, I am telling you, this is a revolutionary step. This will change politics in India. It will change politics in India. And we are doing it in 15 seats, and if it is successful in 15 seats, then we will do it in Vidhan Sabha and in Lok Sabha. वो होगा. अच्छा, अब मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहता हूँ. तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अब काफी समय हो गया. 3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ. पहली बात जो मैंने AICC में भी कही थी, अगर हम इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, जो सुपर पावर की बात होती है, तो हमें 3 चीजें करनी ही पड़ेंगी. 3 चीजों के बिना हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता है. सबसे पहली बात, हमारी सबसे बड़ी सफलता डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र. और इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को हमें और गहरा करना है. कैसे गहरा करना है? आप लोगों के हाथ मजबूत कर कर, आम आदमी के हाथ मजबूत कर कर, MP के हाथ मजबूत कर कर, MLA के हाथ मजबूत कर कर. जो उनका काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उस पे उनका हक होना चाहिए. आज MP की जो जिम्मेदारी है, MP का हक उस जिम्मेदारी पे नहीं है. MLA की जो जिम्मेदारी है, उसका हक उस जिम्मेदारी पे नहीं, और जो प्रधान है उसकी जिम्मेदारी है, उसका हक उस एरिया पे नहीं. तो ये हमें बदलना है, पहली बात. दूसरी बात जो मैं दोहरा रहा हूं, अंग्रेजी में बोल देता हूं क्योंकि यहां पे अब साउथ से भी लोग हैं. 50% ऑफ इंडिया, 50% ऑफ इंडिया आर वुमेन. India can only be half strong, half proud, half powerful if we do not empower these 50%. 50% महिलाएं हैं. अगर हमने इनको शक्ति नहीं दी तो इंडिया सिर्फ आधा सुपर पावर बन सकता है, पूरा सुपर पावर कभी नहीं बनेगा. और तीसरी बात, जो हमारे युवा हैं, उनको अगर हमने सिस्टमैटिकली करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दिया तो ये देश सुपर पावर नहीं बन सकता है. ये 3 चीजें हमें करनी है. और किस प्रकार से करनी है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवाज देकर करनी है. इसीलिए हमने ये प्रोसेस चालू की है. यहां पे कांग्रेस से प्रधान आए हैं, NGO से लोग आए हैं, बाकी संस्थाओं से लोग आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स आए हैं. तो सबको हमने यहां लाया है क्योंकि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान के लिए क्या चाहते हो. देखो, मेरे आइडिया हो सकते हैं, एक व्यक्ति के आइडिया हो सकते हैं कि मैं ये सोचता हूं, मैं वो सोचता हूं, मगर जब तक हम आप लोगों से नहीं पूछेंगे, आम युवा से नहीं पूछेंगे भैया आपको क्या चाहिए, तब तक एक व्यक्ति की सोच का कोई मतलब नहीं. अंग्रेजी में, सॉरी, मगर ये देश में, साउथ में अंग्रेजी बोलते हैं. 3 things we have to guarantee if we want this country to become a superpower, something that we can be proud of. I said in my AICC speech, we are not proud of India because it is powerful. We are not proud of India because it is rich. We are proud of India because
It stands for things that we believe in. It stands for what we believe in. It stands for our ideas, our thoughts. It stands for humanity. It stands for compassion. It stands for harmony. That's why we love our country. Our country was poor. 30, 40 years ago, our country was poor. Did we not love our country then? We loved it. We loved it when it was poor. So it is not that we are rich and we love our country. We love our country for things this country has been doing for thousands of years. And we have to strengthen those things. What are those things? They are respect of people, respect of women. So that is what we should be working towards. Giving voice to as many people as possible through processes like this. Giving voice to people through, what I mentioned about candidature. Look, very simply I'll tell you. If you want to go to the center of the problem in India, लोग बहुत बात करते हैं, मगर आपको नब्ज पकड़नी है तो सीधी बात है, इस देश में जो भी विधानसभा और लोकसभा में जाता है, अगर आप सब पार्टीज को मिला दो, तकरीबन 200 लोग हर एक कैंडिडेट पर डिसीजन लेते हैं. हमारी पार्टी में बीजेपी अगर आप देखें तो 5-7 लोग हर प्रदेश में हर एक कैंडिडेट का डिसीजन लेते हैं. सही है, गलत है? अगर इस देश में भ्रष्टाचार है तो उसका यह कारण है. जिस दिन हमने ये जो डिसीजन है कैंडिडेचर का, इसको खोल दिया, जनता में फैला दिया, भ्रष्टाचार 50% तो उसी दिन खत्म हो जाएगा. तो ये एक दिन का काम नहीं है और ये काम भाषण से भी नहीं होगा. इस काम में आपकी जरूरत है और आपको ये लड़ाई लड़नी है, हमको ये लड़ाई लड़नी है. देश में जो जनता है उसको शक्ति देनी है. जो आम युवा है, जो आम महिला है, जो हर रोज लड़ते हैं, उनको शक्ति देनी है. और ये जो हमारे राजनीतिक संगठन है, इनको बदलना है. किस प्रकार से बदलना है? उनको शक्ति देने के लिए. ये मैं आपसे कहना चाह रहा था. ये हमारा कदम है. मैनिफेस्टो खोल दिया, एक छोटा कदम है. 15 सीटों पे हमने दूसरे तरीके से कैंडिडेचर पे डिसीजन लिए. ये एक छोटा कदम है. ये बहुत बड़ा कदम है. ये लोगों को बाद में पता लगेगा, मगर ये हम कदम लेते जाएंगे. चाहे कुछ भी हो जाए, ये हम कदम लेते जाएंगे और हम रुकेंगे नहीं जब तक आम व्यक्ति के पास इस देश में शक्ति नहीं होगी. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.